Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से रीड करो, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, सभी बना लोगे आप लोग। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर आपके सामने है ना, कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर x वेक्टर है आपका x आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इनका कहना है कि ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा अच्छा, इसको कुछ नाम दे दूं। मैंने कहा सपोज इसका नाम a वेक्टर है। अब ये स्केलर है, स्केलर का सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो एक्स आई कैप, एक्स जे कैप, एक्स के कैप। ये जो वेक्टर है ना, क्वेश्चन वालों का कहना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? उन वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ठीक है जी, आओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हमने आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर किया। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है जी? ये मेरे पास आ रहा है √3x²। और ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यानी इस √3x² को मैं किससे इक्वेट करने जाऊंगी? 1 से इक्वेट करूंगी, क्योंकि इट इज गिवन ना कि ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यानी इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? 1। इसको कंपेयर किया, इक्वेट किया। अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² इज इक्वल टू 1, यानी x² इज इक्वल टू 1/3, यानी x इज इक्वल टू +-1/√3। तो इन्हें पूछा था बताओ भाई x की क्या वैल्यू होगी जिससे आपका ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाए। तो x की वैल्यू आ रही है ऑप्शन नंबर डी +-1/√3। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से इसको वेक्टर बना दिया, फिर क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब इसके मैग्नीट्यूड को हमने 1 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि इट इज गिवन कि वेक्टर कैसा है जी? यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट के अंदर आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करके। तो बस वही काम किया, इक्वेट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-1/√3 आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है जी? रोम्बस है। हमने कहा ठीक है, ABCD एक रोम्बस है। Whose diagonals intersect at E, और उस रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पे। तो आपको बताना है कि EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आओ जरा रोम्बस बनाते हैं। तो सपोज ये मैंने बनाया रोम्बस। रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ना कभी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, इन सब की ना प्रॉपर्टीज एक बार रीड जरूर कर लेना, ट्रेपीजियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने रोम्बस बनाया ABCD। अब इन्हें कहा था कि ABCD जो रोम्बस है ना, उसकी डायगनल्स इंटरसेक्ट करती हैं E पॉइंट पे। तो एक डायगनल है मेरी ये AC और एक डायगनल है मेरी ये BD। अब इसकी डायगनल्स क्या कर रही है जी? E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक E, अब इसे वेक्टर के फॉर्मेट में आप लिख लो। EA वेक्टर ये रहा, EA वेक्टर, EB वेक्टर, यहाँ पे EB वेक्टर मिल जाएगा, EC वेक्टर ऐसा मिल जाएगा, ED वेक्टर ऐसा मिल जाएगा। तो मैंने इसके डायग्राम को बना लिया। ठीक है, इनने कहा था कि ABCD एक रोम्बस है और उस रोम्बस की डायगनल्स E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बताओ EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर किसके बराबर होगा? तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये रहा EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, एरो भी बना दिया। मुझे बताना है कि ये ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर किसके बराबर है। क्या ये जीरो वैक्टर है, क्या ये ए डी वैक्टर है, ठीक है, ए डी वैक्टर है, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर है या 2 टाइम्स ऑफ ए डी वैक्टर है, ये सब चीज़ें मुझे चेक करना है। मैंने कहा ठीक है, डायग्राम मैंने बना लिया। अब जरा रोम्बस के डायगोनल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि डायगोनल से खेल रहे हैं ये लोग। हमें पता है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो ये AC डायगोनल है ये कुछ इस तरीके की होगी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में बराबर होगा, बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स रोम्बस की। तो मेरी डायगोनल AC है, इस E पॉइंट ने इसको इतना हिस्सा और इतने हिस्से में जो डिवाइड किया ना वो बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ EA वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ EA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EC, और लेंथ को लिखते हैं मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EA वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EC वेक्टर, राइट। इसी तरीके से मेरे पास एक और डायगोनल का पेयर है, तो यहाँ पे जो मेरा EB वेक्टर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ED वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को। तो यहाँ पे जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो मैंने इसको लिख दिया। अब जब मैं अपने इस फिगर को ध्यान से देखूंगी ना, तो पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरा जो ये EA वेक्टर है ना, ये EA वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ EC वेक्टर होगा। इक्वल नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या कंसेप्ट क्या कहता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर को नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ये EA वेक्टर EC वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन देखो ना डायरेक्शन अपोजिट है, EA वेक्टर ऊपर जा रहा है, EC वेक्टर नीचे जा रहा है, यानी जो मेरा EA वेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ EC वेक्टर। इसी तरीके से हमारा जो ये EB वेक्टर है ना जी, EB वेक्टर वो नेगेटिव ऑफ ED वेक्टर होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है परंतु डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो EB वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ ED वेक्टर होगा। से यस और नो चेक करो, EB वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ED वेक्टर, तो उसको मैंने लिख दिया। अब थोड़े से मैथ्स वाले बच्चे हैं अपन, आओ इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, EA वेक्टर प्लस EC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पे देखें जरा, इसको ऐसे लिखेंगे EB वेक्टर प्लस ED वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमें फाइंड क्या करना था उसको पकड़ लेते हैं, ये तो हमने कुछ कुछ बातें अपने आप से कर ली। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड ये करना था कि EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर क्या होगा। मैंने कहा सुनो, EA वेक्टर प्लस EC वेक्टर, आओ साथ में लिख देते हैं इनको, EA वेक्टर प्लस EC वेक्टर साथ में लिख दिया, और इन दोनों को भी साथ में लिख देते हैं अपन, EB वेक्टर प्लस ED वेक्टर, ऐसा साथ में मैंने अरेंज करके लिख लिया। फिर जरा इसको देखो, EA वेक्टर प्लस EC वेक्टर किसके बराबर है जी, 0 वेक्टर के बराबर है। EB वेक्टर प्लस ED वेक्टर किसके बराबर है जी, 0 वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो आपने पढ़ा था डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। ये 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इनने कहा था कि ABCD एक रोम्बस है, हमने कहा ठीक है, हमने फिगर बनाया ABCD इज अ रोम्बस। फिर ये कहते हैं कि उस रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पे, तो ये जो मेरा रोम्बस है इसका डायगोनल E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर इन्हें हमसे पूछा कि बताओ EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर किसके बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, डायग्राम बना के रख लिया। अब मैं कुछ सोचती हूँ, रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट किया ना, ये इस पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, ये बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जितना मेरा EA होगा उतना मेरा EC होगा मैग्नीट्यूड। हमने कहा ठीक है, परंतु डायरेक्शन कैसा है इनका, अपोजिट है, तो हमने उसको वैसा लिख दिया। फिर इसको घुमा के वहाँ ले गए तो ये एक एक्सप्रेशन मिली। इसी तरीके से मेरा जो EB वेक्टर है वो ED वेक्टर के बराबर है, इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, नो डाउट। EB वेक्टर का मैग्नीट्यूड ED वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन इनके डायरेक्शन कैसे अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इस तरीके से बनाया हमने, राइट। इसको यहाँ शिफ्ट किया तो एक ऐसी एक्सप्रेशन मिल गई।
फिर हमको चाहिए क्या था, हमको जो चाहिए था हमने उस एक्सप्रेशन को पकड़ लिया। अब यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर दिया, तो अरेंज करने से क्या मिला कि ई ए वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर 0 वैक्टर के बराबर है, ई बी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर 0 वैक्टर के बराबर है। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आता है इस क्वेश्चन का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 वैक्टर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। डन। चलिए अब अगले सवाल को पकड़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि इफ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए, तो आप बता दीजिए कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि जो cos अल्फा है और जो cos बीटा है और जो cos गामा है ना, ये सब क्या है जी, ये सब डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब ये कुछ नहीं L है, ये कुछ नहीं M है और ये कुछ नहीं N है, ये सब क्या है, DCs है, डायरेक्शन कोसाइन है। और हम सब जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होल्ड करता है जो कहता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना जी। तो यहाँ पे मेरा L कौन है, cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इतना जो इनने हमें हिंट दी थी ना, इससे मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे डिकोड कर दी कि बेटा इफ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी वेक्टर के, तो मैंने कहा कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा अगर डीसीज हैं तो ये क्या है, बेसिकली L, M और N है। और हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो मेरा L कौन है, cos अल्फा, तो इसे मैं लिखूंगी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब चाहिए क्या आपको, ये तो हमने ऐसी बातें कर ली। चाहिए क्या हमको चाहिए कि व्हाट इज cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, हमको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसके बारे में ही जरा चर्चा करते हैं कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसे पकड़ा, दिस इज cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ठीक है जी, ये किसके बराबर होगा, आओ इसके बारे में चर्चा करें। अब दिए तो हमको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा थे, पूछ रहे हैं कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा क्या होगा। मतलब वक्त आ गया है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस को बुला लें। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, देखो हम सब जानते हैं कि जो cos 2 थीटा होता है ना, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलेस याद किए हैं। तो उन 4 फॉर्मूले में से मुझे यहाँ पे कौन से फॉर्मूले को बुलाना चाहिए, डेफिनेटली मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी ये वाला फॉर्मूला कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, क्योंकि मेरे पास देखो ना cos स्क्वायर में चीजें हैं तो हो सकता है कोई ना कोई रिलेशन बने और मेरे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पे मैं cos 2 अल्फा को लिखने जा रही हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos 2 बीटा को मैं लिखूंगी 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस cos 2 गामा को मैं लिखूंगी 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। ठीक है, cos 2 अल्फा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा को 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा को 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 हमने लिख दिया। अब चीजों को साथ में कलेक्ट करके लिख लेते हैं अपन। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी, माइनस 3 हो जाएगा। 2 को ले लो कॉमन बाहर, 2 को लिया आपने कॉमन, सो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये है माइनस 3। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसे कहो इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन स्टार से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 1 से, राइट। तो चलो जी इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से अपन लोग। तो ये क्या आएगा, ये 1 हो गया, सो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 क्या होता है जी, माइनस 1 होता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, -1। मतलब ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। मजा आया?
तो चीज़ों को लिंक करो, पढ़ो, बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कौन थे? डीसीज थे। मैंने कहा ये डीसीज है मतलब ये मेरे एलएमएन है, और अगर ये मेरे एलएमएन है डेफिनेटली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मेरा 1 होगा। तो मैंने इसे इक्वेट किया। फिर इनने पूछा था कि बताओ व्हाट इज cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो मैं कहूंगी सुनो जी, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा क्या होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने रिलेशन बनाया है ना वो यहाँ पे कोई 2 नहीं था यहाँ पे, तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, cos 2 बीटा को 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, cos 2 गामा को 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 हो गया। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा फ्रॉम इक्वेशन तारा कितना है जी? 1। इक्वेशन स्टार से 1 है ना, सो 2 into 1 is 2, 2 minus 3 is minus 1। इसका मतलब ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आई विश कि क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। डन विद दिस क्वेश्चन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको यहाँ जे कैप ले लेना है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है आपको आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो डॉट प्रोडक्ट भी है और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि एक साइकिल चलती है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप साइकिल चलाते हो, आई क्रॉस जे अगर आप करते हो तो आपको के मिलता है, जे कैप क्रॉस के कैप करते हो तो आपको आई कैप मिलता है, और अगर के कैप क्रॉस आई कैप करते हो तो आपको जे कैप मिलता है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है आपकी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप देगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप देगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या देगा आपको? आई कैप देगा, तो यहां पे आप लिखेंगे दिस इज आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, कहां जा रहे हो आप? इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या देगा आपको? माइनस जे कैप देगा। अगर डायरेक्शन ऐसा फॉलो कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप देता, ठीक है, पॉजिटिव, अगर इसी साइकिल को फॉलो कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं ये लोग? आई कैप क्रॉस के कैप, डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो आई कैप क्रॉस के कैप डेफिनेटली जे कैप तो आएगा, लेकिन कैसा जे कैप आएगा? माइनस जे कैप आएगा। सो दिस इज माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आई कैप क्रॉस जे कैप बोलेंगे तो के कैप होगा, जे कैप क्रॉस के कैप बोलेंगे तो आई कैप होगा, ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप बोलेंगे तो जे कैप होगा। लेकिन हम आपसे क्या बोल रहे हैं? आई कैप क्रॉस के कैप, डायरेक्शन उल्टा करा रहे हैं तो माइनस जे कैप होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा जी? ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, आई कैप क्रॉस जे कैप आपको देगा के कैप देगा, सो दिस इज के कैप, ठीक है, ऑल गुड। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आई डॉट आई क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में सेम डॉट सेम होगा तो 1 मिल जाएगा, सो आई डॉट आई कैप क्या देता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या देगा? 1, लेकिन ये माइनस है तो -1। के कैप डॉट के कैप क्या देगा? 1, सो दिस इज +1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की साइकिल याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप देगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप देगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप दे देगा,
ठीक है, उनको वहां रखा और फिर डॉट लेना था, डॉट ले लिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है, राइट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो आपको बताना है कि ये आपस में बराबर है, तो बताइए कि थीटा क्या होगा। ये गिवन है कि थीटा एंगल बिटवीन है किसी दो वेक्टर्स के बीच में, और साथ में ये कंडीशन हम आपको दे रहे हैं, तो ये कंडीशन कब बराबर होगी आपको बताना है, थीटा क्या एंगल होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या। ठीक है, क्वेश्चन देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, देन दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम सब लोग ना बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दूंगी तो भी यही चीज रहने वाली है। फिर हम सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने इसका भी फॉर्मूला याद किया है एक्सरसाइज 10.4 में। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में आ जाता है एन कैप। ये हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सीखा है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में, तो यहाँ जब मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यानी ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। अब इनने कहा है कि यार ये दोनों आपस में बराबर हो जाए थीटा के किस वैल्यू के लिए, तो मैंने कहा चलो इन्हें इक्वेट करके देख लेते हैं। हमारे पास ये चीज है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है। तो ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये दोनों तो उड़ गए, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर इनमें से किस एंगल के लिए होता है, 0 के लिए होता है क्या, नहीं, π/4 के लिए होता है, हाँ। तो cos थीटा साइन थीटा के बराबर होता है π/4 के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बार चेक भी कर सकते हैं अपन लोग, राइट। तो जैसा जैसा ये लोग कहते जा रहे हैं बस वैसा वैसा काम करो, ऑप्शंस को देखो, आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, ए डॉट बी वेक्टर कितना है 12, तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो एक एक करके सारी चीजें ना थोड़ा लिखते हैं अपन। यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास 12 है। मुझे पता करना है कि व्हाट इज ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मुझे ये पता करना है। मैंने कहा ठीक है, जो चीज गिवन है पहले इससे बात करते हैं। हम सब लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे गिवन है कि ए डॉट बी कितना है 12, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एंड दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, 12/10 × 2। तो ये कितना निकल के आएगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी कि कॉस थीटा मेरे पास आ रहा है 3/5। कितना आया, 3/5। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन इनको ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं, इनको ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, बिकॉज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ए वेक्टर भी है और साथ में मेरे पास बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन मेरे पास ना साइन थीटा नहीं है। साइन थीटा होता, मैं यहाँ पे रखती, कैलकुलेशन करती तो इसका आंसर बता देती आपको। अभी साइन थीटा कैसे आएगा मेरे पास, तो मैंने कहा मेरे पास कॉस थीटा तो है, और 10th क्लास हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री। कॉस थीटा अगर 3/5 है तो साइन थीटा नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगी? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं है मेरे पास, बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो दिस इज 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो पी कितना आएगा जी, पी आ जाएगा 4, यानी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। परपेंडिकुलर 4 आ गया। अब साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है यहाँ पे 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 5, तो साइन थीटा कितना आ गया जी 4/5 आ गया। तो यहाँ पे मैं इस साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकती हूँ? इस साइन थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे रख सकती हूँ 4/5। कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? दिस इज 10 इंटू 2 इंटू 4/5, ये इंटू का साइन है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपके पास 16 आ रहा है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनो, जो जो चीजें गिवन है ना उनसे ही कुछ ना कुछ करके आप आंसर तक पहुंचते हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, ए डॉट बी मेरे पास 12 है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने कहा जो ए डॉट बी मेरे पास 12 है ना, आओ जरा इससे बात करते हैं। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एंड दिस इज माई कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो 2 1 जा 2 6 जा 12 और 6/10 आया, जिसे मैं 2 3 जा 2 5 जा यानी कि 3/5 लिख सकती हूँ। कॉस थीटा कितना आ गया मेरे पास 3/5 आ गया, और इसको लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन थीटा निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कॉस थीटा 3/5 है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे नहीं पता क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, ठीक है। और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो पी क्या हो जाएगा 4। तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। और उसके बाद में गई अपने ए क्रॉस बी के पास। ए क्रॉस बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो इधर मैग्नीट्यूड का निशान बनाओगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, बिकॉज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखो, और साथ में साइन थीटा निकाल चुके हो उसे रखो। कैलकुलेशन किया आपके पास 16 आ जाएगा, और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन से अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे कि वैल्यू ऑफ लैम्डा बता दो सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। अब ये ऑर्थोगोनल शब्द से डरना नहीं है कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू सच दैट आपका जो ए वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से। ए वेक्टर आपका ऑर्थोगोनल है बी वेक्टर से। अब बताओ लैम्डा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब कहलाते हैं? कोई भी वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर तब कहलाते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जी? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। यानी अगर मुझे किसी को परपेंडिकुलर बताना है तो बस मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बता देना है? 0 बता देना है। इनने कहा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, बताओ लैम्डा क्या होगा? मैंने कहा इनका डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करते हैं, लैम्डा अपने आप आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या करना है आपको, ए डॉट बी वेक्टर को 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि कभी भी कोई वेक्टर्स तभी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। ए वेक्टर क्या है मेरे पास, ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर क्या है मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको आपको करना है 0 से इक्वेट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i डॉट i 1 i डॉट j 0, मतलब सेम डॉट सेम होगा, उनका ही मल्टीप्लाई होता है। सो 2i डॉट i क्या होगा जी, ये 2 हो जाएगा, प्लस लैम्डा j प्लस 2j, लैम्डा j का डॉट 2j से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, j डॉट j 1 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा, तो यहाँ पे आपको 2 लैम्डा मिल गया, प्लस k डॉट 3k क्या देगा आपको, ये देगा 3, क्योंकि k डॉट k तो 1 होता है एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5 आ रहा है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -5/2 आ रहा है, और डेफिनेटली आपके पास ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, कोई वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है, कोई वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेना है आपको, और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 2i डॉट i 2 हो जाएगा, लैम्डा j डॉट 2j लैम्डा हो जाएगा, k डॉट 3k कितना हो जाएगा 3, फिर बस प्लस माइनस है, 0 से इक्वेट किया, लैम्डा की वैल्यू -5/2 आ जाती है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0, ये गिवन है, इफ का मतलब होता है गिवन, आपको गिवन है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे कितना है जी, 0 है, तो बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, बताना है कि लैम्डा क्या होगा। तो मैंने कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0, है ना। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है यहाँ पे कि प्रोजेक्शन, ठीक है, हमें गिवन है कि प्रोजेक्शन, आप लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0, तो बताओ लैम्डा क्या होगा। तो ये प्रोजेक्शन क्या होता है जी, प्रोजेक्शन होता है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की ही एक एप्लीकेशन है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोल रहे हैं, इसका मतलब ए वेक्टर का डॉट बी कैप लेना है आपको, ठीक है। जो पहला लिखा है उसे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखो, ऑन का मतलब डॉट बनाओ और बी वेक्टर है मतलब बी कैप, ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप कितना है आपके पास, 0 है, 0 है, ठीक है। इट इज गिवन कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर तो है लेकिन बी कैप नहीं है, तो चलो जी बी कैप पहले निकालते हैं। ये डेटा तो सबको क्लियर हो गया ना कि ये चीज गिवन है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं ये बी कैप क्या होता है ना। ऐसे बात करो जैसे पहली बार सुना है आपने, बी कैप क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे ही निकालते हैं बी कैप, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे मेरा बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस लैम्डा k कैप। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, i j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, तो ये मेरा बी कैप हो गया। ओके, दिस इज माय बी कैप। नाउ लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट। आ जाओ जरा, हमें गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी कैप 0 के बराबर है। सो ए वेक्टर क्या है मेरे पास, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट मुझे लेना है बी कैप के साथ। सो बी कैप क्या है, 2i कैप प्लस लैम्डा k कैप, यहाँ पे डिवीजन में क्या है, नीचे है अंडर रूट 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्हें कहा है कि इनका प्रोजेक्शन ए ऑन बी 0, तो 0 से इक्वेट करना है। तो ये तो बेचारा कभी 0 हो नहीं सकता है ना, तो इसको तो हटाओ आप, इसका तो खेल ही खत्म। इन दोनों से बात करते हैं, आओ जरा इनका डॉट लेते हैं। सो फिर से वही बात है, i डॉट 2i विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2j, यहाँ पे कोई j का टर्म नहीं, मतलब 0j रहा होगा, तो माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। 3k डॉट लैम्डा k, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 लैम्डा,
ठीक है, 3 इंटू लैम्डा हो जाएगा, k डॉट के 1 हो जाएगा। सो 2 प्लस 3 लैम्डा 0 है, इसका मतलब 3 लैम्डा क्या होगा, -2 होगा, इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, -2/3 होगा। तो ये अपने पास आंसर आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है, आप बोलोगे मैम होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, क्यों नहीं होगा ऐसा ऑप्शन, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी उड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 0 गिवन था, आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा बताना था। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या सिखाया मैंने, ए ऑन बी, तो पहला वाला वेक्टर के फॉर्मेट में, ऑन का मतलब डॉट बना लो, बी वेक्टर की जगह पे बी कैप बना लो। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू 0 है। बी कैप निकालो, बी कैप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। सो आपने बी कैप निकाला, डॉट ले लिया इक्वल टू 0, इनने कहा था इसलिए 0 से इक्वेट किया। डॉट कैसे लेते हो, आई डॉट आई 1 है ना, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, मतलब सेम वालों का डॉट ही लेना है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे आई डॉट 2i विल बी 2, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, ठीक है। -2j, यहाँ पे कोई j का टर्म नहीं, मतलब 0, मतलब वो 0 हो गया। 3k डॉट लैम्डा k क्या होगा, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा, k डॉट के 1, इक्वेट किया, लैम्डा की वैल्यू -2/3 आ गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि इफ आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही जवाब होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, और कहाँ पे हैं, अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इनमें से क्या सही जवाब है ये हमको बताना है। अच्छा, हम लोग ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस लेते हो ना तो रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है, और जब दो वेक्टर का आप डॉट लेते हो तो रिजल्टेंट एक स्केलर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दो वेक्टर का क्रॉस ले रहे हो, है ना, और आंसर में क्या दे रहे हैं, स्केलर। तो ये तो भैया वैसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे देखो दो वेक्टर का क्रॉस ले रहे हो, आंसर क्या दे रहे हो, स्केलर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब या तो आपका आंसर ये होगा या तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सही आंसर है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो चलो जरा फोकस करते हैं। इनने कहा है कि जो वेक्टर्स हैं आपके वो कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे के कैप है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और जब भी आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बात तो ना जाने हम कब से पढ़ रहे हैं कि जब भी आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये आई डॉट जे 1 तो बेटा वैसे भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आंसर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आंसर हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई, जे एंड के दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आई के से भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर आई के से परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। सो आई विश क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस इज, ठीक है। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स गिवन है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स गिवन है, आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। मैंने कहा ठीक है जी, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स हैं, मुझे उसका एरिया बताना है। तो जब भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स आपके पास होते हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस बताना था। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स गिवन है, मुझे उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना था। तो मैंने कहा सुनो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा, एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। डायगोनल्स होता तो केस अलग होता। यहाँ पे पैरेललोग्राम का क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स। तो अगर एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स हैं तो बस उनका क्रॉस ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, और आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आ जाएगा। सो सिंपल, राइट। अब ये क्रॉस लेते कैसे हैं जी, मैम हमको आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके। यहाँ पे कह देते हैं अपन कि इसका नाम क्या है ए वेक्टर और इसका नाम क्या है बी वेक्टर, ये मैंने इनको नाम दे दिया, ठीक है। चलो एक काम करो, सारी चीजें ना लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे कह देना कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप,
और उसके बाद बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, मतलब और ये पैरेललोग्राम के क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर्स का क्रॉस, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर्स का क्रॉस। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट a क्रॉस b निकालते हैं। ये a क्रॉस b क्या है, साफ साफ गिवन है, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स है। तो a क्रॉस b क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे i कैप, यहाँ पे लिखोगे j कैप, यहाँ पे लिखोगे k कैप। सो a वेक्टर मेरा ये है, इसमें i और k के कोएफिशिएंट्स हैं, तो j का कोएफिशिएंट नहीं मतलब 0 होगा। b वेक्टर मेरे पास ये है, यहाँ पे i, j और k के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको हमने लिख दिया, क्या है 2 1 1, ये रहा। आओ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ये लिखा i कैप, ब्रैकेट बनाओ, पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, फिर बीच में माइनस का साइन j कैप, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओ, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, है ना जी। पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओ, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, प्लस बनाओगे यहाँ पे k कैप, आपने पहली रो लास्ट वाले कॉलम को छुपाना है, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0 इंटू 2 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आया आपके पास, माइनस i कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा प्लस j कैप और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k कैप। तो ये a क्रॉस b वेक्टर आ गया, लेकिन a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट i, j एंड k कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो यहाँ मिलेगा -1 का स्क्वायर इज 1, j कैप का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, k कैप का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो उसका स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है जी 3, तो √3 आ रहा है आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो √3 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, जस्ट फॉर्मूला था। पैरेललोग्राम ऐसा बना है आपका, ठीक है, इसके एडजेसेंट वेक्टर्स अगर गिवन है, एरिया निकालना है तो बस एडजेसेंट वेक्टर का क्रॉस निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। क्रॉस कैसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट मेथड से आपने क्रॉस निकाला और उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करते हैं, दैट्स इट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन 11 है कि लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, तो इनने कहा है कि a एंड b वेक्टर आपके 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। लैंग्वेज में क्या है, हम तो मैथ्स वाले हैं, तो a वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, b वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके जी, तो आपको बताना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है जब थीटा की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ना बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बड़े मजेदार होते हैं। सुनो जी, a वेक्टर b वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो वो लिख दिया। और थीटा a एंड b का बीच का एंगल है, हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 1 है। थीटा की वैल्यू बताना है क्या होगा। मैंने कहा 2 मिनट होल्ड पे रखते हैं, जो जो डेटा था वो सब मैंने लिख लिया। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब a प्लस b का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये कब होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए होगा। तो ठीक है, सोचते हैं अपन। अब इसको देख के तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन तो ना जाने हमने कितनी बार पढ़े हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब मैं दोनों तरफ लेने वाली हूँ स्क्वायर। मैं क्या करने वाली हूँ, दोनों तरफ लेने वाली हूँ स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। फिर एक महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर अलजेब्रा की, जो ये कहती है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर दिख जाए ना, तो उसे हम एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वो वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यहाँ पे लोगे डॉट, दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 1।
किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को आप कैसे तोड़ सकते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में तोड़ सकते हो। सो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसे आपने कैसे तोड़ा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब बस आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे आप, ए वेक्टर पकड़ो, इसका डॉट इन दोनों से ले लो। सो दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस b को पकड़ो, इसका डॉट दोनों से ले लो। सो b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 1। a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसको मैं a डॉट b लिख सकती हूँ प्लस b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकती हूँ, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो यहाँ से 1 से 1 तो उड़ गया है ना जी, ये वाला 1 उठ के यहाँ पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो a डॉट b आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी -12। चाहिए क्या था आपको, आपको थीटा चाहिए था, ये थीटा की क्या वैल्यू होगी। मैंने कहा ठीक है, इतना आ गया ना। अब हम सब जानते हैं कि ये a डॉट b क्या होता है, और वैसे भी a एंड b के बीच में एंगल थीटा था। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, इससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। a वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू -12। ठीक है ना। a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -12। हमें पता है दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा होता है ना, उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू पाई होती है, पर 0 से पाई के बीच में ही वो घूमता रहता है। इसका मतलब आप जानते हो कि जो आपका ये ACTS है, ठीक है, 0 ये रहा, 90 ये रहा और पाई ये रहा। वेक्टर अलजेब्रा में जो ये थीटा होता है ना, ये सिर्फ 0 टू पाई तक घूमता है, वो यहाँ तक नीचे तो नहीं आता है, राइट। मतलब सिर्फ इस और इस क्वाड्रेंट से वो डील करता है। हमें पता है कि 0 से 90 के बीच में हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, परंतु 90 और पाई के बीच में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा -12 आया है, तो ये तो एकदम श्योर है कि हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, है ना। इसकी बात तो नहीं कर रहे क्योंकि कॉस थीटा क्या आया है, -12 आया है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 में तो भैया कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। हमें पता है कि कॉस के टेबल में हाफ, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कॉस के टेबल में हाफ किस एंगल पे आता है, तो कॉस के टेबल में हाफ आता है 60 पे। 60 का मतलब होता है π/3, है ना। कॉस के टेबल में कॉस 60 होता है हाफ, ये तो हम जानते हैं, और 60 तो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। लेकिन हमारे पास जो आंसर है दैट इज -12, तो हमको सोचना होगा कि हमारा थीटा क्या होगा, क्योंकि हमारा कॉस थीटा नेगेटिव है और यहाँ सब पॉजिटिव है, मतलब मुझे इस सेकंड क्वाड्रेंट से डील करना है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री से तो कोई समस्या है नहीं, तो पता है मैं क्या करने वाली हूँ, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस -12 को मैं ऐसा लिखने का प्लान बना रही हूँ, कॉस पाई माइनस, क्या नाम था इसका, 60 को क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। क्या मैं -12 को ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पाई माइनस ही आता है, 90 की हेल्प मैं नहीं ले रही, मैं पाई माइनस की हेल्प ले रही हूँ। मुझे -12 को चेंज करना है ना, क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू -12, तो थीटा क्या होगा, थीटा की किस वैल्यू को यहाँ रखूं जिससे मुझे -12 मिल जाए। तो मैंने कहा एकदम शांति से सोचते हैं। हमें पता है कि जो आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हो वहाँ पे थीटा आपका 0 से पाई के बीच में ही रहता है, मतलब इनका तो केस कुछ है ही नहीं, इनसे तो बात करना नहीं है। फिर 0 से 90 में तो भैया सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, हमारा तो कॉस थीटा नेगेटिव है, मतलब हमें इस वाले क्वाड्रेंट में बातें करनी है। अब मैं बातें कर रही हूँ पाई से। मैंने ये सोचा कि मेरे कॉस के टेबल में नॉर्मली हाफ कब आता है, 60 पे आता है, ओके जी। अब मैं इस -12 को कैसे लिख सकती हूँ, कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, एंड माइनस कॉस π/3 इज -12 ओनली, राइट। तो इस -12 को मैंने इस तरीके से लिख दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ACTS। ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन, अब थोड़ा सा खेल लेंगे अपन लोग। दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस
3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस से कॉस उड़ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जी, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, दिस इज 2 पाई बाई 3, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आया है, 2 पाई बाई 3। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 है, थीटा एंगल है ए एंड बी के बीच में। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा क्या होगा, तो मैंने देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो बस इसको पकड़ के खेलना स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कहती है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है अगर, तो उसे हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर में तोड़ा, इसको छुपाया डॉट लिया, इसको छुपाया डॉट लिया। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये घूम के 2a भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डेफिनेटली 1 होगा, बिकॉज a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर एंड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है। b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर होता है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, a डॉट b माइनस हाफ आया और यहाँ से आया हमको मजा, क्योंकि a डॉट b क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। अब बस हमें सोचना है कि cos थीटा माइनस हाफ थीटा के किस एंगल के लिए हो सकता है। तो बस हमने यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो थीटा एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में वो 0 to पाई तक ही रह सकता है, राइट। 0 से 90 में तो भैया सब पॉजिटिव होते हैं। अब अगर माइनस हाफ आया है तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आया होगा। तो मैंने इस माइनस हाफ को कैसे लिखा, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा, फिर थोड़ा एलसीएम लिया, cos उड़ गए, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, उसे 4 को हटा के 3 लिख लेना, 2 पाई बाई 3 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, फिर चलेंगे अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, व्हाट इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 9। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इस वेक्टर को ना कुछ नाम देते हैं। सो आप लिख लेना कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्वेश्चन वाले क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 9। मतलब अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। मतलब मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए और डायरेक्शन उसका इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बस ठीक है, एक काम करो, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आप लोग एक यूनिट का वेक्टर निकालो। मतलब आप क्या निकालो, आप यहाँ पे फाइंड कर लो ए कैप। ए कैप क्या होगा, ए कैप आपका यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट का वेक्टर निकाल लो। ठीक है, फिर डायरेक्शन मिल गया आपको, और इस ए कैप का डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। हमको कौन से मैग्नीट्यूड का चाहिए, 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए। यानी एक यूनिट का वेक्टर फाइंड करने के बाद उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको वो वेक्टर पता चल जाएगा जिसका डायरेक्शन भी ये होगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9। तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है, सबसे पहले जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको वेक्टर फाइंड करना है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर निकाल लो। एक यूनिट का वेक्टर आ जाएगा, फिर उन लोगों को कौन से मैग्नीट्यूड का चाहिए, 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 9 होगा और जिसका डायरेक्शन होगा इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर निकालते हैं। जब एक यूनिट का वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इनको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कैप। ए कैप क्या होगा मेरा, ए कैप मेरा होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सो ए कैप कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
सो ए वेक्टर क्या है मेरे पास, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा जी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई जे एंड के कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। सो यहाँ पे क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -2, -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस के कैप का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, तो √9। √9 क्या होता है जी, √9 होता है 3, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आप लोगों ने क्या फाइंड किया, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर, मतलब आपने डायरेक्शन तो फिक्स कर लिया। अब ये 1 यूनिट का है ना, हमको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, हमको कितने यूनिट का वेक्टर चाहिए था, 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए था। तो यहाँ पे आप 9 से ए कैप में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका डायरेक्शन वो होगा इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड 9 होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसको पूरा मैं होल डिवाइडेड बाय 3 ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 मिला। तो ये आ रहा है मेरे पास आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी देख सकते हो आप लोग। कोई वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर निकालोगे, ठीक है। 1 यूनिट का वेक्टर आ गया, इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शन फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड 1 है। आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 9 मैग्नीट्यूड का है, तो इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल गुड विद दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया है, मतलब इंटरनल डिवीजन है ये, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर बताना है जिसने इन दोनों को इंटरनली डिवाइड किया है इन द रेशियो 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ऐसा करके कुछ डायग्राम बना लो। ये इसका पोजीशन वेक्टर आर पॉइंट का, यहाँ पे मैंने पी बनाया, यहाँ पे मैंने क्यू बनाया। तो इस आर ने इसको एंड इसको, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इस r ने इसको एंड इसको डिवाइड किया है इन द रेशियो 3:1। किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो। पहले देखो कोई पॉइंट R है, सपोज उसने क्या किया, इन दोनों के जॉइन को 3:1 में डिवाइड किया। तो मान लो ये P है, अगर ये Q है, तो R ने P और R ने Q को डिवाइड किया है किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो सबसे पहला कौन आया है, ये, तो इसके पास 3 लिखना, उसके बाद 3:1 है, तो इसके बाद फिर ये लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। नहीं आया समझ में, फिर समझो। सुनो, इनने क्या कहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ने इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को 3:1 में तोड़ा है। तो मैंने ये लिखा R, ये लिखा P, ये लिखा Q। यहाँ पे P वाला पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे Q वाला पोजीशन वेक्टर। R ने इसको और इसको तोड़ा है 3:1 में, किसको किसको, इसको और इसको। पहले इसका नाम लिया है, फिर इसका नाम लिया है, और फिर रेशियो का है 3:1। मतलब पहले अगर इसका नाम लिया है तो इसके लिए रेशियो 3 है, फिर अगर इसका नाम लिया तो इसके लिए रेशियो 1 है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन कुछ नहीं मेंशन, तो इंटरनल डिवीजन ही समझोगे और सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका नाम O ले लो। सो जो मेरा OR वेक्टर होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 इंटू दिस, है ना। तो ये मिलेगा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3 इंटू दिस 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 + 3, दैट इज 4। सो OR वेक्टर कितना आ रहा है मेरे पास, OR वेक्टर मेरे पास आ रहा है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखोगे 4। तो मेरे पास OR वेक्टर कितना आ रहा है जी, 2a प्लस 3a कितना आ रहा है, 5a वेक्टर माइनस 3b प्लस 3b उड़ गया, दिस इज 4। तो उस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना आया, उस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर मेरे पास आया है 5a वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील किया, सेक्शन फॉर्मूला इज नॉट मुश्किल, ठीक
ठीक है, बस चीज़ों को पकड़ के समझना है अच्छे से। अब क्वेश्चन को ना फिर समझो। सेक्शन फॉर्मूला में ना आपने 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पहला है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट। तो जब आपके क्वेश्चन वाले स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं कि ये पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया या एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो आप हमेशा इंटरनल डिवीजन लोगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन ने साफ साफ नहीं बताया था कि कौन सा डिवीजन है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो आपने इंटरनल ही पकड़ा, राइट। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के शब्दों को समझो, डायग्राम अपने आप बना लोगे, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, ठीक है, अपने आप से अपने पॉइंट आर ले लिया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। तो पहले इसका नाम लिया है, फिर इसका नाम लिया है, और फिर रेशियो कहा है 3:1। तो जहां पे आपने ये लिखा है वहां पे रेशियो 3 लिखना, जहां पे आपने ये लिखा है वहां पे रेशियो 1 लिखना। अब सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, देखो भाई, Q और R के बीच में 1 है, तो 1 Q से कनेक्टेड है, R से कनेक्टेड है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन ना तो इससे होगा ना इससे होगा, किससे होगा, इससे होगा। तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई इससे किया। 3 मेरा R और P के बीच में है, तो R से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड नहीं है, Q से, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। डिवाइडेड बाय 1 + 3 = 4, तो मेरे पास OR वेक्टर कितना आ रहा है, 5A वेक्टर अपॉन 4 आ रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपके ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। तो याद रखो कि कभी भी कोई वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सपोज करो कि इस वेक्टर का नाम A है, दिस इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। सपोज करो कि इस वेक्टर का नाम B है, क्या है ये, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप। यहाँ पे गिवन है कि A वेक्टर मेरा पैरेलल है B वेक्टर से लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। तो अगर कभी भी कोई वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे इसका dr कौन है 3, इसका dr कौन है -6, इसका dr कौन है 1। तो A वेक्टर्स के drs क्या आए मेरे पास, 3, -6 और 1। B वेक्टर्स के क्या dr आए मेरे पास, 2, -4 लैम्डा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दिया, तो 3/2 -6 बाय -4 1 बाय लैम्डा। अब कुछ नहीं करना, इक्वेट कर लो आप। यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस उड़ गए ना, और ये क्या हो गया, 2 2 = 4, ये क्या हो गया, 2 3 = 6। तो आप जब यहाँ पे इक्वेट करोगे किसी को भी लेके, तो आपको लैम्डा क्या मिल रहा है जी, 3/2 = 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। लो, कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। आंसर है क्या, अरे होना ही पड़ेगा जी, क्यों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखो, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका dr कौन होगा, a वेक्टर का। drs क्या होते हैं, बेसिकली i कैप, j कैप, k कैप के कोएफिशिएंट्स dr होते हैं। b वेक्टर के dr कौन होंगे, i कैप, j कैप, k कैप के कोएफिशिएंट्स। तो कौन है, 2 -4 लैम्डा, ठीक है। सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल तो इनके drs कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। तो 3/2 -6 बाय -4 1 बाय लैम्डा। जस्ट इक्वेट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई, और इसके साथ इस क्वेश्चन की कहानी भी हो जाती है समाप्त। आ जाते हैं बड़े ही शानदार क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो हम तो मैथ्स वाले हैं, आओ मैथमेटिकली लिखते हैं। a वेक्टर यूनिट वेक्टर है, b वेक्टर यूनिट वेक्टर है, C वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो भैया इनका मैग्नीट्यूड सबका एक होगा। सच दैट में कंडीशन है हमारे पास कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी, A.B, B.C एंड C.A, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। मैंने कहा कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब इन सबका मैग्नीट्यूड एक है, और साथ में मुझे ये कंडीशन गिवन है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 वेक्टर है। मुझको बताना है कि A.B प्लस B.C प्लस C.A कितना होगा। मैंने कहा यार A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अगर 0 वेक्टर, एक काम करो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा आंसर कैसे लेके आना है। आओ जरा दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपन। तो हमने लिया दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, राइट। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया।
अब एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। 0 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बोला 0 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, अब क्या करें, अब बुलाएंगे महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को। महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि x वेक्टर डॉट x वेक्टर का कभी जिंदगी में दिख जाए तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर, x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिख रहा है तो इसको हम दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट, क्या लिखोगे यहाँ पे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये कैसे आया, यूजिंग दिस महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब a वेक्टर को पकड़ो, इसका डॉट तीनों से ले लो, b वेक्टर को पकड़ो, इसका डॉट तीनों से ले लो, c वेक्टर को पकड़ो, इसका डॉट तीनों से ले लो। ठीक है, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर आप लिखेंगे दिस इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस फिर a वेक्टर डॉट c वेक्टर, सो दिस इज a वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब पकड़ लो b वेक्टर को, तो दिस इज b वेक्टर डॉट a वेक्टर, है ना जी, प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर आ जाएगा b वेक्टर डॉट c वेक्टर। ठीक है जी, प्लस c को पकड़ लो अब आप, c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट c वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। चेक कर लो। ठीक है, सबके डॉट ले लिया अपन ने, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट c वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, c वेक्टर डॉट a वेक्टर, c वेक्टर डॉट b वेक्टर, c वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब थोड़ा सा खेल लेते हैं अपन, a डॉट a, x डॉट x वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट a वेक्टर को हम लिख सकते हैं a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, a डॉट b, b डॉट a, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b लिख सकती हूँ, b डॉट a को क्या लिखूंगी, a डॉट b लिखूंगी। सो a डॉट b प्लस a डॉट b क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b हो जाएगा जी। उसके बाद आ जाओ a डॉट c, c डॉट a, अगेन c डॉट a को a डॉट c लिख सकती हूँ, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a डॉट c। ठीक है, फिर b वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। फिर देखो b डॉट c, c डॉट b, तो मैं c डॉट b को क्या लिख सकती हूँ, b डॉट c लिख सकती हूँ। सो b डॉट c प्लस b डॉट c क्या होगा जी, 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर डॉट c वेक्टर होगा, प्लस यहाँ देखिए c वेक्टर डॉट c वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर होगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या मुझे कोई बताएगा कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा जी, मैम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। जब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही मिलेगा, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो भैया ये भी 1 मिलेगा। तो दिस इज 1 1 एंड 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, सो दिस इज 2, यहाँ पे लिखूंगी a डॉट b प्लस b डॉट c, है ना, और डॉट प्रोडक्ट वैसे भी कम्यूटेटिव होता है तो a डॉट c को लो, मैंने c डॉट a लिख दिया, कोई समस्या नहीं है एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस 3 मेरा यहाँ है ना, इसको उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये जो 2 मेरा मल्टीप्लाई में है ना, लो जी मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझो, देखो वेक्टर अलजेब्रा में एक सवाल तो इस वाले पैटर्न का आएगा डेफिनेटली आएगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन ये इस पैटर्न का जरूर होता है। सॉल्व कैसे करना है फिर से सुन लो एक बार, जो डेटा गिवन है उस डेटा को लिखो, ए बी सी यूनिट वेक्टर से मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 है। फिर इन्हें कहा है कि बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर है, बताओ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या होगा। मैंने कहा वो जो गिवन है इसको पकड़ो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लो, दोनों तरफ स्क्वायर लो। ठीक है, इसको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख जाए ना, समझ जाना यही काम करना है। मैग्नीट्यूड लो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे फिर तोड़ दोगे महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से, एक को पकड़ो सबसे डॉट लो, दूसरे को पकड़ो सबसे डॉट लो, तीसरे को पकड़ो सबसे डॉट ले लो। उसके बाद महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां जहां लग रही है फिर लगा दो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। डेटा आपके पास था उसे रखा, तो यहाँ पे मेरे पास a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a कितना निकल के आया, -3/2 निकल के आया। आई विश कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। आपको बताना है कि कितने वेक्टर्स आपको मिलेंगे यूनिट लेंथ के जो परपेंडिकुलर होंगे इन दोनों वेक्टर से। तो कोई वेक्टर जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो वो आपको कैसे मिलता है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो वो आपको मिलता है इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन पॉसिबल है ना वो 2 डायरेक्शन है। ठीक है, कितने वेक्टर मिलेंगे आपको जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होंगे वो बेसिकली आपको a क्रॉस b से मिलता है। राइट, अब इसका डायरेक्शन a क्रॉस b क्या हो सकता है, ऊपर के डायरेक्शन में हो या फिर हो सकता है नीचे के डायरेक्शन में हो। तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल, 2 वेक्टर्स आर पॉसिबल जिसका यूनिट लेंथ होगा जो परपेंडिकुलर होगा a एंड b से। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं c वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्रॉस b से। ठीक है, तो एक वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकता है, एक वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो सकता है। सो देयर आर 2 पॉसिबल वेक्टर्स जो यूनिट लेंथ के होंगे और जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होंगे। तो आप यहाँ पे टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। राइट, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, a है, एंड नॉन जीरो स्केलर, और लैम्डा क्या है आपका, कोई नॉन जीरो स्केलर है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, यहाँ पे इनका कहना है कि लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड हो जाए जो सच हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जी, ए वेक्टर मेरा जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a, और लैम्डा मेरा नॉन जीरो स्केलर है। मुझसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा a वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा इफ, तो लैम्डा a वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा इफ, तो मैंने कहा लैम्डा a वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर होना है तो बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड को 1 होना है, और लैम्डा तो बेचारा स्केलर है तो आप इसको इस तरीके से ऐसा बाहर लेके आ सकते हो। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना गिवन है, a, सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था, लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर था। लैम्डा a वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर, तो लैम्डा a वेक्टर को यूनिट वेक्टर होना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा a वेक्टर इज इक्वल टू 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा a वेक्टर को आप ऐसा तोड़ सकते हो, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a है और ये लैम्डा आपका नीचे आ गया, मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। ठीक है, सो मैंने कहा कि सपोज इस पॉइंट का नाम A है, दिस इज 2 5 0, एंड सपोज उस पॉइंट का नाम B है, इसका नाम है -3 7 एंड 4। मुझे वो वेक्टर बताना है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, मतलब बेसिकली मुझे AB वेक्टर बताना है। तो AB वेक्टर कैसे मिलेगा, मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिल रहा है AB वेक्टर, वो AB वेक्टर क्या होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो आप टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करो और IJ के जोड़ते जाओ, तो ये टर्मिनल है ये इनिशियल है, क्योंकि इन्हें कहा ना हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट। तो आपको AB वेक्टर चाहिए, तो AB वेक्टर कैसे मिलेगा, B से A को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो -3 -2 दिस इज -5 I कैप, बीच में प्लस 7 -5 2J कैप, 4 - 0 इज 4K कैप,
तो ये आपके पास ए बी वैक्टर आ रहा है। तो ए बी वैक्टर आपके पास क्या आया, -5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। सो ये रहा वो वैक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये था, टर्मिनल पॉइंट ये था। तो कभी भी अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको वेक्टर बनाना है, देखना कौन सा इनिशियल है कौन सा टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस कीजिए और i j k को जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, -5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 कैप? यस, डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सो आई होप कि यहाँ तक कभी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बताना है। तो हम लोगों को पता है वैसे भी कि प्रोजेक्शन ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, सो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच में डॉट लो और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। हमने कहा ठीक है जी। सो ए वेक्टर है मेरे पास आई कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट बी वेक्टर क्या है मेरे पास 2i कैप प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच में आपने डॉट लेना है डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। सो i कैप का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, k कैप का कोएफिशिएंट है लैम्डा, सो लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया इस तरीके से। अब इन्हें बोला क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना बोला है जी, इनने 0 बोला है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है। इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट लिया, डिवाइड किया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब ये क्वांटिटी तो यहाँ चली गई 0 के पास, राइट? अब इनका फटाक सीधे डॉट ले लेते हैं अपन लोग। तो i डॉट i 1 होता है, सो 1 × 2 क्या हो गया जी, 2 हो गया। अब j इधर है, इधर j नहीं है, मतलब 0। 3 × लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा मिलेगा और k डॉट k क्या हो जाएगा 1। एंड इसको इक्वेट करना है आपको 0 से। तो यहाँ से जो मेरी लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी, -2/3 आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। राइट, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो बस फॉर्मूला याद रखना था, फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 0 के बराबर था, 0 से इक्वेट कर लेना था। सिंप्लीफाई कीजिए, लैम्डा की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। डन विद दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी बता दो कितना होगा। तो मैं अब क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, पर सॉल्व कैसे करोगे, चलो लिख ही देते हैं, अभी समझ रहे हैं अपन। हम लिखेंगे कि लेट थीटा बी एंगल, थीटा एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। हमें यहाँ पे ना कुछ गिवन है। क्या गिवन है हम लोगों को कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमको गिवन है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, और हमें ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है। तो मैं कहूँगी यार ए डॉट बी तो हम भी जानते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया जी, मेरे पास आया कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। कॉस थीटा अगर हाफ है तो इनमें से आप जरा सोच के बताइए कि यहाँ पे मैं थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रख दूँ जिससे मुझे कॉस थीटा हाफ मिल जाए। सिंपल सोचो, कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, कॉस के टेबल में हाफ आता है 60 पे, राइट? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 60।
क्योंकि cos 60 हाफ होता है। जस्ट इक्वेट करना था फॉर्मूलेस को लेके, राइट। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि a डॉट बी जो है, a डॉट बी वेक्टर ये 0 के बराबर है और साथ में लिखा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद a वेक्टर। इनका ऐसा कहना है कि आपका ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ये a वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एक रफ फिगर बनाया मैंने, ठीक है, इमेजिन करने के लिए। तो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन है जो बिल्कुल सही होगा। मैंने कहा अच्छा, हम तो ये सीख कर आए हैं, हमने तो ये सीखा है कि अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इनके बीच में अगर थीटा होता है तो हमने ये सीखा है जी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। ये सीखा है हम लोगों ने। यहाँ पे a प्लस बी और a वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले को इनमें बदल के ज़रा देखते हैं कि क्या होगा। बेसिकली a डॉट बी वेक्टर हमने सीखा है, हम तो ऐसा पढ़कर आए ना। अब यहाँ पे मेरा a कौन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मेरा b वेक्टर कौन है, a वेक्टर। तो यहाँ पे इस a और b की जगह पे इनको रखते हैं और इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर cos 60। ये कनेक्शन बैठा पा रहे हैं आप लोग। देखो बेटा, हमने क्या सीखा, हम ये पढ़कर आए थे ना कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये इनके बीच का थीटा है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, हमने ये सीखा है। तो ये फॉर्मूला मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। इसकी जगह पे ये लिखा डॉट, इसकी जगह पे ये लिखा और बस ओपन कर दिया फॉर्मूले को मैंने, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। अब मैं क्या करूँगी जी, अब मैं इसको पकड़ के डॉट इससे लूँगी, फिर इसको पकड़ के डॉट इससे ले लूँगी। तो ये मेरे पास आएगा। अच्छा, थीटा मेरे पास है, कितना एंगल बना रहा है वो, 60 बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने cos 60 लिख देना है, ठीक है। cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, उससे पहले इनका डॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, अपन बोलते सही है लिख गलत देते हैं, या लिखते सही है बोल गलत देते हैं, तो उसको थोड़ा सा ना आप संभाल लिया करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इंटू a और cos 60। cos 60 क्या होता है जी, cos 60 तो हाफ होता है, तो यहाँ पे हमने हाफ लिख दिया। अच्छा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज अ महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बोल के गई है कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट लेते हो तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट तो यार कम्यूटेटिव होता है, तो इसको तो मैं a डॉट b भी लिख सकती हूँ, और ये किसके बराबर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू a वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड साथ में, और यहाँ पे लिखा है 2। a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना है जी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका 0 है, तो वो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, तो उड़ा दो इनको, और क्या, ठीक है, चले गए ये। अब क्या करें अपन, अब एक काम करो, इस 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं। सो दिस इज 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मैम मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई करके ऐसा आ रहा है, और ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैम आपने गलत सॉल्व किया है। अरे रुको तो सही, इतना अपना आ गया, ऐसा कुछ लेके आना है। चलो कुछ काम करते हैं, है ना, कुछ काम करते हैं। क्या काम करें मैम, एक काम करो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से पूछो भैया क्या सॉल्व करें। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन। तो ठीक है मैम, एक बार लिख लो, पहले कन्फ्यूजन सा हो रहा है वहाँ पे। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट है 2 a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमारे पास ये आउटपुट आया है, ठीक है, ये 2 ऊपर वाले का था,
ठीक है, ये आउटपुट मेरे पास आया है। मैंने कहा चलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि उस ऑप्शंस में, उन ऑप्शंस में कहीं पे भी ऐसे किसी टर्म की जगह नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे अब वक्त आ चुका है, लेट अस अप्लाई महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसे हम एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको तो एज इट इज मैंने किया कॉपी। ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे बनाया डॉट, एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब क्या होगा जी, अब आप इसे लिखेंगे दिस इज 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो जी डॉट ले लें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्या मैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ये, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ये, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट तो यार कॉम्यूटेटिव होता है, तो b डॉट ए को मैं a डॉट बी लिख सकती हूँ, और साथ में मुझे गिवन है कि a डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैं इनको यहाँ से टाटा बाय बाय कर सकती हूँ, और मेरे पास क्या ही बचता है जी, मेरे पास सिर्फ ये बचता है। चेक कर लो एक बार सब लोग, ऑल गुड। अब क्या करें, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं अपन लोग। सो दिस इज 4 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, 4 में से 1 गया 3, तो ये बनेगा अपने पास 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा जी, यहाँ से मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ रहा है मेरे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करके मैं लिखना चाहूँ ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कैसा, ये हटा तो ये आ रहा है √3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो इसको ध्यान से, डेफिनेटली आ रहा है। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, मेरा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो बस सॉल्व करते जाओ प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, जो पढ़ा है उनमें रिलेशंस बैठाते जाओ, आप कुछ ना कुछ आंसर डेफिनेटली ना कुछ करके अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, इतने सारे अपने जो रिलेशंस पढ़े हैं, राइट, आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज का खेलते चलो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। डन विद दिस क्वेश्चन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लो, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बता दो। तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताना है, कुछ नहीं होता, ये ए वेक्टर डॉट बी कैप, पहले ये लिखा है फिर ऑन है फिर ये है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, जो नेक्स्ट वेक्टर है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका कैप ले लेते हैं। सो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर डॉट बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि बी कैप कैसे टूटता है, बी कैप को तोड़ते हो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बस वैल्यूज रख दो आप, ए वेक्टर बी वेक्टर को पकड़ लो, सो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, यहाँ पे बनाओगे डॉट, क्या लिखा है जी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और डिवाइड कर दोगे b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। सो 9 1 10, 10 4 14 है ना, सो √14 आ रहा है ये। अब रही बात है डॉट प्रोडक्ट लेने की, तो चलिए जी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। तो यहाँ पे 3i डॉट 2i 6 माइनस j इंटू प्लस 3j तो माइनस 3, 5 इंटू 1 5, डिवाइड कर दो जी √14 से, तो माइनस 3 प्लस 5 2, 6 प्लस 2 8, सो 8 √14 आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो 8 अपॉन √14, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका उड़ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 144 एंड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 4, आप बता दो बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा। मैंने कहा ठीक है, जो जो डेटा गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं अपन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है? 144 के बराबर है। अच्छा जी, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने कहा क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैम, हम कुछ फॉर्मूलेज जानते हैं। क्या क्या फॉर्मूलेज जानते हो आप लोग? मैम हम ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये होता है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैम ए डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। ये डॉट और क्रॉस के हम फॉर्मूलेज जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे ये रख दो, स्क्वायर करना है तो इन सब का स्क्वायर कर देना। ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इधर भी आप स्क्वायर कर दीजिए और उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो चलो अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जाके आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मतलब सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, चलिए जी, तो उठा के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। तो ये कितना आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे ये रखना है, राइट, रख दो आप लोग। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 144 के बराबर है, राइट। डन विद दिस। चलिए जी, अब आप इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। इन्हें कॉमन लेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 144। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? 1 होता है। तो ये तो आपका 1 हो गया एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 144। ठीक है, मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगी तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 16। दिस इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 16। सिंप्लीफाई कर लो आप लोग इसको। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 आ रहा है। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो डेटा गिवन है, मैं बोल रही हूँ ना बस 3 से 4 फॉर्मूलेज है, जो डेटा गिवन है उसको देखो। ठीक है, फिर इन्हें क्या बोला है भैया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने कहा मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानती हूँ, फॉर्मूला लगाया, इनने स्क्वायर कहा था तो इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया। मैं ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जानती हूँ, फॉर्मूला लिखा, इनके पास स्क्वायर था तो भैया हमने भी स्क्वायर लगा दिया। इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दी, रखा यहाँ पे, ये दोनों कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 144। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे 16 रखा, डिवाइड में ले गए तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आया? 9। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपका उड़ गया, राइट। सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात है जो बिल्कुल सच है? मैंने कहा एल एम एन क्या है जी? डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये रिलेशन तो बड़ा ही पॉपुलर है जो हम पढ़ के बैठे हैं,
अगर एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन है, इसमें तो ऐसा कुछ टफ है ही नहीं। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी भी वेक्टर के तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो क्या हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है? क्या ऐसा कोई रिलेशन डी आर्स के लिए भी है? ये आपको कमेंट सेक्शन में सोच के बताना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हटाया जाए। डीसीज में तो होते हैं, डी आर्स में ऐसा कोई है या नहीं आप बताएंगे। What is the value of x and y if these two vectors are equal? अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो आपको बताना है कि x and y क्या होंगे। मैंने कहा मेरे पास वेक्टर कैसे है, मेरे पास वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। मैं जानती हूँ अगर कभी भी कोई वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो i कैप के कोएफिशिएंट्स, j कैप के कोएफिशिएंट्स एंड k कैप के कोएफिशिएंट्स दोनों तरफ सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा x है वो 2 के बराबर होगा और जो मेरा y है वो 3 के बराबर होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर कभी भी आपके दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो याद रखिएगा दोनों के i कैप के कोएफिशिएंट्स, दोनों के j कैप के कोएफिशिएंट्स एंड दोनों के k कैप के कोएफिशिएंट्स सेम होते हैं। डन विद दिस क्वेश्चन। इसके साथ हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के सभी MCQs टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 1 शॉट आ चुका है, मोस्ट एक्सपेक्टेड के 2 पार्ट्स आए हैं और ये आपके MCQ क्वेश्चंस। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में परेशानी जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, आप अपनी क्लास को एक्सप्लोर कीजिए। आपके क्लास में जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर लो। उस सब्जेक्ट में जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना है क्लिक और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स, ई बुक्स एंड नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ये सब चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हो। टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।